हेलो। Yes, sir. हेलो हेलो हेलो। हेलो। जी सर, आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, आ रही है। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर। जी, गुड आफ्टरनून। प्रियंका जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दें। जी सर, मेरा नाम प्रियंका दांगी है। मैंने अपनी 10वीं कक्षा सरस्वती विद्यापीठ आवासीय विद्यालय शिवपुरी से उत्तीर्ण की है। मैंने अपनी 12वीं कक्षा सरस्वती विद्या मंदिर पिपलानी भोपाल से उत्तीर्ण की है। मैंने अपना यूजी और पीजी सरोजनी नायडू शासकीय कन्या महाविद्यालय से उत्तीर्ण किया है। वर्तमान में मैं नीमच में निवास करती हूँ और मेरी हॉबी पैरोडी बनाना है। आप सरस्वती शिशु मंदिर के बारे में कुछ बताएं। ये सरस्वती शिशु मंदिर एक विद्या भारती द्वारा संचालित होने वाला उसकी एक शाखा है और ये 1952 में पहला सरस्वती शिशु मंदिर गोरखपुर में स्थापित किया गया था नानाजी देशमुख जी द्वारा। इसमें सबसे जो फोकस होता है वो अनुशासन और सर्वांगीण विकास पर फोकस किया जाता है। इसलिए ये विद्यालय फेमस है। अभी वर्तमान में 12,000 से भी ज्यादा सरस्वती शिशु मंदिर संचालित हो रहे हैं देश में। अच्छा, ये अभी आपने बताया नानाजी देशमुख, तो जी नानाजी सर। देशमुख के द्वारा एक विश्वविद्यालय की भी स्थापना में योगदान दिया गया। कौन से विश्वविद्यालय की योगदान दिया गया? सॉरी सर, मैं इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ये महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय। जी सर, मैं इसको जरूर देख लूंगी। जी। जी आ, आप ओबीसी वर्ग से बिलोंग करते हैं? जी सर। तो ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? जी सर, इसके लिए एक विदेश में अध्ययन करने के लिए पिछड़े वर्ग के लिए हायर एजुकेशन में योजना चला रही है सरकार। और PMKKY मतलब इसमें जो पिछड़ा वर्ग है उसके स्वरोजगार के लिए भी एक योजना चला रही है। इसके अलावा दीनदयाल अंत्योदय योजना, इसमें भी छात्रों को बढ़ावा देने के लिए ये योजनाएं सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए चलाई जा रही हैं। अच्छा अच्छा। आपका बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से यानी कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है आपका ना? जी तो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? जी सर, 1970 में। अच्छा। अभी इसके कुलपति कौन है? अभी कुलगुरु कौन है इसके? जी सर, उनका नाम श्री SK जैन है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के जो इनके जिनके नाम पर विश्वविद्यालय का नाम है बरकतुल्लाह जी, तो इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार से योगदान दिया था? जी, जो बरकतुल्लाह जी हैं इनका राष्ट्रीय आंदोलन में काफी सहयोग रहा था और इनको स्वतंत्रता सेनानी के रूप में ही जाना जाता है। और इन्होंने ये सर मुझे घटना पढ़ी थी मैंने, पर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी सर। कोई बात मैं नहीं। इसके बारे में और अच्छे से पढ़ लूंगी सर। अच्छा, ये जो फैट होता है वसा, वो हमारे शरीर के लिए कितना लाभकारी होता है और क्या हानिकारक भी होता है क्या? बिल्कुल सर, जो फैट होता है वो दो टाइप का होता है, एक सैचुरेटेड फैट होता है और एक अनसैचुरेटेड फैट होता है। तो अगर पहले लाभ की बात करें तो ये हमारे शरीर में स्नेहक के रूप में काम करता है, हमारी बॉडी को जो अंग होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। इस प्रकार से ये हमें लाभ देता है और एनर्जी भी देता है। जब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है तो हम लोग फैट से एनर्जी लेते हैं। इस अगर हानि की बात करें तो जो सैचुरेटेड फैट होता है वो हमारी आर्टरी में जमने लगता है जिससे कि ब्लॉकेज होता है। और ये मोटापा मतलब ओबिसिटी, हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटैक जैसी इससे बीमारियां देखी जाती हैं। तो इसके लाभ और नुकसान दोनों ही होते हैं।
फाइबर का अपनी बॉडी के लिए क्या यानी कि फायदेमंद होती है, किस तरह से? जी सर, फाइबर एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि घुलनशील और अघुलनशील दोनों होता है। और फाइबर हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी काम करता है, क्योंकि ये हमारे खाने को बल्कीनेस प्रोवाइड करता है, जिससे हमारा स्टूल अच्छे से पास होता है, जिससे कि ये हमें कॉन्स्टिपेशन और कोलोन कैंसर जैसी समस्याओं से और पाइल्स जैसी समस्याओं से बचाने में बहुत मदद करता है। अच्छा, वाटर हम ह्यूमन बॉडी के लिए क्यों जरूरी होता है? जी सर, हमारे शरीर में जैसा कहा गया है कि 70% तक पानी पाया जाता है। ये हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और हमें हाइड्रेट रखता है। और जब हम हाइड्रेट रहते हैं तो हमारे सारे अंग सही से काम करते हैं, चाहे वो ब्रेन हो या हमारे और भी अंग हो, किडनी हो, उनका काम सही सुचारू रूप से चलता है। बैलेंस डाइट में कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? जी सर, अगर एक बैलेंस डाइट देखें तो ये आयु के और कुछ अवस्थाओं के आधार पर निर्धारित की गई है आईडीए में। तो अगर उनकी अवस्थाएं देखें, सेडेंट्री वर्कर, मॉडरेट और हैवी, तो सेडेंट्री मैन के लिए 1660 कैलोरी, फिर 2170 और फिर 2470 कैलोरी निर्धारित की गई है। ऐसे ही फिर फीमेल की भी अलग अलग मात्रा आईडीए में निर्धारित की गई है। अच्छा, जैसे कई लोग हैं कि अपना बॉडी वेट कम करने के लिए डाइटिंग करते हैं, तो क्या डाइटिंग करना ठीक है क्या? जी सर, ये उसकी अवस्था पर निर्भर करता है। अगर कोई व्यक्ति ओबेसिटी है, किसी को मोटापा है, ग्रेड 2 या ग्रेड 1 का मोटापा है, तो उसको डॉक्टर ही कहते हैं कि आप अपना वजन कम कीजिए। और अगर इसके इन्फ्लुएंस के चक्कर में, जैसे आजकल की जो एडोलेसेंट गर्ल हैं, वो इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस के चक्कर में ही कम खाना खाती हैं, वो चीज सही नहीं होती है, उससे शरीर को नुकसान होता है सर। अच्छा अच्छा। तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगी, इस टाइप के जो सोशल मीडिया वाले लोग हैं, जो अपनी बॉडी वेट को कम करने के लिए डाइटिंग करते रहते हैं? जी सर, अभी ये हमारे उसमें जो नेट है या सोशल मीडिया है, इसका बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ चुका है। तो सजेशन यही है कि जो लड़कियां हैं वो भावी मदर हैं, या वो अपने भविष्य में माँ बनने या एक नया जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं, अगर वो शुरू से ही कमजोर होंगी या वो शुरू से अपनी डाइट पर ध्यान नहीं देंगी, तो एक आगे आने वाली पीढ़ी भी सही नहीं होगी और विकास भी उनका कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाएगा। इसीलिए उनका जो खान पान है, उन्हें उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अच्छा, ये घरेलू जो हिंसा होती है, उससे निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो सर घरेलू हिंसा है वो मारपीट तक ही सीमित नहीं है। अगर आपने कुछ अपशब्द कहे हैं या मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया है, तो वो भी घरेलू हिंसा में आता है। तो सबसे पहले जो घर है उसका ही वातावरण देखना चाहिए कि उस वातावरण में क्यों हिंसा हो रही है, किस कारण से हो रही है, उसका निवारण करना चाहिए। दूसरा, सरकार भी इसके लिए, घरेलू हिंसा के लिए कुछ एक्ट लाए हैं। अगर बहुत ज्यादा हद तक घरेलू हिंसा हो रही है, तो उन एक्ट का या उन योजनाओं का सहारा लिया जा सकता है। जैसे मध्य प्रदेश सरकार में कहा है कि अगर 40% तक वुमन को मारपीट हो रही है या उसके शरीर पर घाव हैं, तो उनको वो कुछ राशि देते हैं। मुझे वो राशि पर्टिकुलर याद नहीं है कितनी देने का बोला है, पर 40% वाली महिलाओं को राशि देते हैं, और अगर उससे कम है तो थोड़े कम अमाउंट देते हैं। इस प्रकार से ये शुरुआत हम लोग घर और समाज से कर सकते हैं घरेलू हिंसा को निपटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपसे पूछेंगे। ये प्रियंका जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सर। जी, अच्छा, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अच्छा, आपका जो सब्जेक्ट है, आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, होम साइंस से किया है, तो होम होम साइंस। साइंस में फूड एंड न्यूट्रिशन जी से। जी जी, तो ओवरऑल होम साइंस के फादर किसको कहा जाता है? जस्टिन फ्रेरर वॉन लिविट को। अच्छा, तो आपने जैसा आपने बोला, आपने किसमें किया, न्यूट्रिशन में किया है आपने? फूड एंड न्यूट्रिशन अच्छा, सब्जेक्ट फूड था। एंड न्यूट्रिशन होता है, तो फिर आपको बॉडी मास इंडेक्स के बारे में मालूम होगा।
बिल्कुल सर। अच्छा, तो आपका कितना है बॉडी मास इंडेक्स? सर मैं ओवरवेट में आती हूँ, मेरा 25 है अच्छा, बीएमआई जो है। तो वो कौन सा नंबर है कि उससे ऊपर ओवरवेट होगा, उससे नीचे कौन सा नंबर है वो पर्टिकुलर? जी, जो अभी आइडल बॉडी वेट या बीएमआई जो बताया गया है वो 18.5 से 22.9 तक नॉर्मल रेंज बताई गई है। और चूंकि मेरा ज्यादा है तो मैं ओवरवेट में आती हूँ, 22.9 से मेरा ज्यादा है। अच्छा, तो सर ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था बैलेंस डाइट का। जी। तो जब हम बैलेंस डाइट डिसाइड करते हैं तो उसमें क्या क्या फैक्टर हमें ध्यान में रखना चाहिए बैलेंस डाइट? जी सर। सबसे पहले तो किस को दे रहे हैं, अगर बच्चों को दे रहे हैं तो उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट और उनकी जो भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले एज, उनका लिंग क्या है, मतलब सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल है या वो ओके। बूढ़े हैं, ये ध्यान रखते हैं। और दूसरा उसमें सारे न्यूट्रिएंट कवर हो जाए, चाहे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट हो चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट हो, इसके आधार पर हम लोग बैलेंस डाइट का निर्धारण करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक प्लेस का नहीं करते हैं कि जगह की अवेलेबिलिटी के अनुसार उन्हें हम देंगे? जैसे कि हम कोई साउथ वाला है उसको हम बाजरा रिकमेंड नहीं करेंगे, नॉर्थ वाला है से रागी नहीं करेंगे। जी सर, इसके लिए उसमें एक सप्लीमेंटेशन होता है कि उसके पूरक पदार्थ क्या होंगे। जैसे कई लोग उसमें दूध नहीं पीते हैं या दूध से किसी को समस्या होती है तो हम दूध या दूध से बने उत्पाद दे देते हैं। ऐसे ही अगर सीरियल में उस तरह नहीं मैम, आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझ पाई। हेलो। देंगे, मतलब सीरियल ही देंगे ताकि जी सारे जी। न्यूट्रिएंट कवर हो जाए, डिश अलग कर सकते हैं हम लोग। तो इसमें जो जगह होती है वो डिसाइडिंग फैक्टर रहता है कि नहीं रहता है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। सर होता है, डिसाइडिंग फैक्टर होता है जगह। चलिए, अच्छा तो जैसे कि आपसे एक सर ने हार्ट का क्वेश्चन पूछा था, आपने जी। बोला था ना कि हार्ट ब्लॉकेज और ये सारी चीजें, तो इसके लिए रिकमेंड किया गया है एफडीए द्वारा कि ऑलिव ऑयल्स का हम सेवन कर सकते हैं। तो क्या भारत के संदर्भ में ऑलिव ऑयल का हमें इस्तेमाल करना चाहिए? जी सर, मैं इस प्रश्न में अनुमान लगा सकती हूँ, मैं श्योरिटी से नहीं कह सकती हूँ। जी। ऑलिव ऑयल एक बहुत अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि ये प्यूफा होता है, मतलब कि पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है जो कि ओमेगा 6 में आता है, जो कि बहुत अच्छा होता है। लेकिन उसी जगह हमारा जो देश है उसमें ऑलिव ऑयल बहुत महंगा भी मिलता है, उसको आसानी से हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हर किसी के लिए रिकमेंड नहीं कर सकते हैं उसको, तो इसका इसीलिए ये विकल्प, चुना। इसका विकल्प क्या है फिर? सरसों का तेल, अच्छा। सरसों भी उतनी ही अमाउंट में, हाँ, अच्छा होता है। अगर कोई ऑलिव ऑयल नहीं ले पा रहा है तो उसको सरसों का तेल, सरसों घर पर होती है, गांव में होती है, तो वो एक विकल्प है अच्छा। अच्छा, आप चाय पीती होंगी बाजार नहीं। में जा? आप चाय नहीं पीती हैं? तो आपने लोगों को तो चाय पीते नहीं। हुए देखा होगा। लोगों को तो चाय पीते हुए आपने देखा हाँ, होगा। तो आपने देखा होगा हमारे कि यहाँ सभी पीते हैं। हाँ, पेपर कप में चाय पीते हैं लोग। तो क्या पेपर कप में चाय जी। पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, या फिर इससे कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है? जो डिस्पोजल प्लास्टिक होती है उसमें तो नुकसानदेह है, बाकी अब पेपर, मतलब जो बायो रिलेटेड है, कंपाउंड है, इको कंपाउंड, उसमें ही प्रमोट कर रही है सरकार कि आपको ऐसे ही उत्पाद करने हैं, ऐसे ही उत्पाद बनाने हैं जो पर्यावरण से रिलेटेड हो। तो पेपर कप में तो पीने से ऐसा नुकसान के बारे में सर मुझे आइडिया नहीं तो है। आपने बोला कि सरकार चाहती है कि पर्यावरण को नुकसान ना हो, लेकिन पेपर को इस्तेमाल करने से पर्यावरण में नुकसान नहीं होता है? जी सर, होता है, लेकिन स्वास्थ्य भी पहले होता है कि हमारा पहला, जो बोलते हैं पहला सुख निरोगी काया, तो उससे अपना स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इसलिए वो प्रमोट करते हैं। ओके। अच्छा, एमएसजी के बारे में आप जानती हैं? एमएसजी, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। जी सर, जानती हूँ। हाँ, तो ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है ज्यादा? ये वैसे सरकार ने इसको बैन कर दिया था क्योंकि ये मैगी में पाया गया था, तो उस मैगी को ही बंद कर दिया गया था। तो ये भी जो एडिटिव होते हैं या जो प्रिजर्वेटिव होते हैं, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में मोनो सोडियम ग्लूटामेट मिला देते हैं, जो कि कार्सोजेनिक पदार्थ या सब्सटेंस जिसको कहा जाता है, जो कि कैंसर उत्पन्न करता है। लेकिन अभी जो रिसर्च आई है सामने, चेन्नई में जो
चेन्नई में, उस इंस्टीट्यूट का नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने अभी रिसर्च पूरी की है इसके बारे में, तो उन्होंने बोला है कि नहीं, इससे कोई बहुत बड़ा दुष्परिणाम नहीं है। आप कह रही हैं कि इससे तो कैंसर हो जाता है, जी और ये तो हर पूरी चाइनीज इंडस्ट्री इसके ऊपर बेस्ड है। जो आप चाइनीज खाने जाते हो ना, उसमें 100% चांस है कि MSG मिलाएंगे वो लोग। तो इसको कैसे आप रोकेंगे, क्या है आपकी स्ट्रेटेजी इस चीज के लिए, आप कैसे इसके बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे? जी सर, मैं माफी चाहूंगी कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है कि वो एक नई रिसर्च आई है कि एमएसजी के बारे में बोला है कि ये सही है। लेकिन एमएसजी को पहले बंद किया गया था क्योंकि ये नुकसानदेह होती है, हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। बाकी अगर इसकी अवेयरनेस करें तो जो घर पर अगर कुछ चीज बनानी है, जैसे कि अगर नूडल्स ही बनाने हैं तो हम लोग घर पर अपनी वेज, अपनी सब्जियां, तरकारी, भाजी वो डाल के बना सकते हैं। बाकी बाहर का भी थोड़ा अवॉइड करें खाना। अगर जिसको हेल्थ की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, जो 30+, 35+ है, वो बाहर का खाना अवॉइड करें, क्योंकि उसमें जो आपने कहा है कि हाँ, उसमें एमएसजी का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। तो अच्छा, यही कह आपकी, सकते हैं कि इसको ओके, अवॉइड करना चाहिए। जी, आपकी हॉबी है ये पैरोडी बनाना, संगीत सुनना, तो किस प्रकार का संगीत सुनती हैं आप? जी, मुझे मोटिवेशनल सॉन्ग पसंद है। मोटिवेशनल? जी। अच्छा, तो एक आध मोटिवेशनल सॉन्ग हमें सुना पाएंगे आप अभी? जी, ये मेरे स्कूल का ही गीत है जो मुझे हमेशा प्रेरणा देता है। अच्छा, तो 2 लाइन वो है, गुनगुनाइए जी। जी सर, प्रबल झंझावात में तू, बन अचल हिमवान रे मन। प्रबल झंझावात में तू, ओ बनी गंभीर रजनी, सूझती हो नहीं अवनी। ढलन अस्तांचल अचल में, बन सुवर्ण विहान रे मन। प्रबल झंझावात में तू। जी, बहुत बढ़िया। जी, अब क्वेश्चन आपसे सर पूछेंगे। जी, जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ प्रियंका जी, अभी एक कॉन्सेप्ट चल रहा है वीगन फूड का। ये वीगन फूड क्या है और इसके क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं? जी सर, ये जो वीगन फूड होता है, ये इसको कहा गया है पूर्णतः शाकाहारी एकदम, जिसमें बिल्कुल भी उपयोग ना हो मांस का, या ऐसा जिसमें प्राणी से भी थोड़ा भी संबंधित हो, उसमें चाहे कुछ भी वो चीजें आती हैं। तो इसके कई सारे फायदे और नुकसान होते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो प्रॉपर हमें हमारी डाइट से ही मिलती हैं, जो संतुलित खाना खाते हैं। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वो नॉन वेज से मिलेंगी, वो हमारे शाकाहार से भी मिल जाती हैं। और वीगन में उसको भी छोड़ना पड़ता है कि नहीं, ये भी नहीं खाना है आपको, सिर्फ पत्ती, मतलब सिर्फ ऐसा भोजन लेना है जो प्योर फूल पत्ती उस पर आधारित हो। तो उससे काफी सारे हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट की कमी आती है। और इसके फायदे यही होते हैं कि हम अगर बहुत जल्दी वेट लॉस करना है, या अपने को एक प्रॉपर दिनचर्या बनानी है, तो उसमें फायदा होता है, पर इसके नुकसान भी हैं सर। अगर कोई व्यक्ति लैक्टोज इंटॉलरेंट है और वेजिटेरियन है तो वो विटामिन B12 की पूर्ति कैसे करेगा? विटामिन B12 उसको मशरूम से मिलेगा। मशरूम में विटामिन B12 अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और कौन क्योंकि कौन से उसको और भी कोई सोर्सेज हैं विटामिन B12 के? जी सर, मुझे अभी यही याद है कि मशरूम में पाया जाता चलिए, अभी पाम ऑयल, गवर्नमेंट पाम ऑयल मिशन चला रही है, जबकि पाम ऑयल को अच्छा नहीं माना जाता है, तो ऐसा क्यों है? आपका क्या मानना है इसमें? है। पाम ऑयल भी उसमें ही आता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। इसीलिए सरकार मिशन चला रही है, पर कई बार बहुत अधिक मात्रा में एक ही तेल खाते रहने से वो हमारे शरीर में उसकी एक ऐसा कहें कि एक आदत बन जाती है, या वो फिर शरीर उसके कोई भी खतरे या उसको नहीं भांप सकता है, क्योंकि वो रोजमर्रा में ही वो खाते रहते हैं। इसीलिए उसके नुकसान देखे जाते हैं। इसीलिए कहते भी हैं कि आपको अपना तेल हर महीने बदल के खाना चाहिए। कभी सनफ्लावर ऑयल ले लीजिए, कभी सरसों का, और कभी आप ये पाम ऑयल ले लीजिए। इसीलिए इसको बदलते रहना चाहिए। अच्छा ठीक है, आप ये बताइए ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है
इसके स्रोत क्या है? ये पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड का ही एक पार्ट है, उसमें को दो भागों में विभाजित करते हैं, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 में। तो जो ओमेगा 3, हाँ ओमेगा 3 होता है उसका सोर्स सरसों का तेल, जैतून का तेल और फैटी जो फिश होती है उसमें ये बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। क्या फायदे हैं इसके? ये जैसा कि सैचुरेटेड फैटी एसिड बॉडी में जमता है, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पर होता है और शॉर्ट चेन होता है, और ये लिक्विड ही रहता है रूम टेम्परेचर पर, इसीलिए ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा माना जाता है कि ये अच्छा होता है। ठीक है, ये बताइए फूड एलर्जीज एंड फूड इंटॉलरेंस, क्या डिफरेंसेस है दोनों में? जी सर, मैं इसके बारे में एकदम श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ जहां तक मुझे जानकारी है। फूड इनटॉलरेंस वो होता है कि जिसको हम जन्मजात या कोई भी चीज खाएं उसको हम बिल्कुल पचा ही ना पाए, या खाते से ही हमें उल्टी हो जाए या दस्त लग जाए। और फूड एलर्जी वो होती है कि पर्टिकुलर एक फूड से हमें अंदर जाके वो किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है हमारा फूड, तो हमें उससे एलर्जी हो जाती है। तो उस एलर्जी के रूप में जैसे चकत्ती आना, स्वेलिंग हो जाना, ये चीज देखी जाती है। ये बिल्कुल सही है। हाँ, अब मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे। एमपी में महिलाओं में बहुत एनीमिया पाया जाता है, 53% लगभग है NFHS5 के अनुसार। क्या क्या कारण है इसके? जी। अगर देखा जाए तो एमपी में सबसे ज्यादा तो एक वर्कलोड काफी है। अगर मैं अपने घर की ही मतलब अपने क्षेत्र की ही बात करूं तो वहां पर कृषि के कामों के साथ साथ घर की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं पर होती है, जिससे वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाती हैं। दूसरा, वहां पर जो एक रूढ़िवादिता चली आ रही है कि महिला बाद में खाना खाएगी सबको खिलाने के बाद, तो कई बार जो चीजें अच्छी बनी होती हैं या जो कभी महिलाओं को भी पसंद है, लेकिन वो भी बाद में अगर बच नहीं पाती है तो वो नहीं खा पाती, उसमें भी उनको अनीमिया देखा जाता है। और तीसरा, अवेयरनेस, थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी होती है कि अच्छा इस फूड से भी आयरन मिलता है, चलो हम ये खा लेंगे। तो वो घर में भी कई बार चीजें उपलब्ध होती हैं, जैसे गुड़ हुआ, पालक हुआ, जो तरकारी होते हैं, तब भी वो लोग नहीं खाती हैं। इस कारण अनीमिया ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, आपका इंटरव्यू खत्म होता है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक आपको। थैंक यू सर। प्रियंका जी, अब आप कुछ पूछना चाहते हो क्योंकि लास्ट मौका है आपका, तो आप जी पूछ सर, सकते हैं। हाँ सर, सबसे पहले तो ये जो जातिगत जनगणना है इस पे मुझे क्या बोलना है, मतलब इसके पक्ष में बोलना है या विपक्ष में बोलना है? अ, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, पहले तो आप बताएं। अ, जैसा मुझे समझ में आया सर कि वो हर चीज के दो पहलू होते ही हैं, चाहे अगर उसको पॉजिटिव उसमें देखें तो जातिगत जनगणना ठीक है, उससे आगे बढ़ेंगे, ओबीसी मतलब विकास होगा, जो पीछे लाइन में खड़े हैं वो फ्रंट लाइन में आएंगे, तो ये उसका अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर जातिगत जनगणना होगी तो जो हमारी संस्कृति रही है शुरू से, अनेकता में एकता, तो वो कहीं ना कहीं वो टूट जाएंगे, सब लोग जातियों में बट जाएंगे। तो वो दोनों पहलू मुझे लगते हैं कि कहीं ना कहीं सर इसका पक्ष भी है और विपक्ष भी है, पर वहां वो लोग क्या सुनना चाह रहे हैं मुझे नहीं पता सर कि मैं उन्हें क्या बोलूं। तो वो क्या सुनना चाह रहे हैं ये तो हमें नहीं मालूम होता है, लेकिन हम जो बताएंगे उसको लॉजिकल तरीके से बताएं, है ना। जी जी सर। और मेरा मानना ये है कि आप चूंकि ओबीसी वर्ग से बिलोंग करते हैं, जी है सर। ना, और ये मूलतः जो मांग है ज्यादातर ओबीसी वर्ग की ही है, हाँ हाँ सर। मुझे लगता है कि इसका आपको समर्थन करना चाहिए, जी सर। है ना। तो उसके लिए आप अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो आप तैयार कर लें। बिल्कुल सर। और साथ में आप जो सरकार की क्या जो मोदी जी ने भी एक दो बार कमेंट किया है उसको भी आप एक बार वो भी दोहराएं आप, कोट करके कि मोदी जी ने अभी ये चीज बोली थी कि इससे बच सकते हैं लोग आपस में, तो ये चीज भी आपको बोलनी है। जी सर। बाकी हाँ जो आप और सर, जी हाँ और सर एक क्वेश्चन और था कि मुझे ब्लेजर नहीं मिला है, ये स्वेटर ही है सर, स्वेटर है ब्लैक कलर का, पर साड़ी दूसरी है वो अभी प्रेस होने के लिए डली है, तो सर ये चल जाएगा ना? नहीं, ब्लेजर तो चल जाएगा, बट ये साड़ी मैच नहीं कर रही है इसमें, है ना। नहीं, साड़ी ये नहीं है सर, अभी वो प्रेस होने डली है, वो बाग प्रिंट की साड़ी है जो पहले मॉक में पहनी थी। अच्छा, जो पहले पहनी थी, हाँ वो ठीक है, हाँ उसमें मैच है, उसमें हाँ मैच। वो, हाँ बाकी ये ब्लेजर नहीं है, ये स्वेटर ही है जो सिंपल ब्लैक स्वेटर है ठीक है, वो। ठीक है, चलेगा चलेगा।
वो आपकी जो साड़ी है ना वाघ प्रिंट की, वो अच्छी है, उसके में मैच करेगा। जी सर, बाकी ठीक है सर। अच्छी सर, ये जो क्वेश्चन आपने दिए सबसे ज्यादा हेल्प मुझे हुई रिटर्न रिटर्न जो आपने मटेरियल दिया है जी उनके जी क्वेश्चन पढ़ के, चाहे फिर वो अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन हो या सब्जेक्ट के क्वेश्चन हो, उनसे बहुत मदद मिली है। और आंसर देने में ऐसा नहीं हो रहा है कि मुझे रुकना पड़ रहा है या कुछ, क्योंकि उनसे तैयारी करने में मुझे बहुत हेल्प हुई है सर। तो बाकी ये 8 तारीख को है, आते से ही सर आपको कॉल करेंगे कैसा गया है तो। जी जी, चलिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि आपका जो बोलने का तरीका है बहुत शानदार है, और आप बिल्कुल टू द पॉइंट बोलते हैं। जो आंसर सीधा सीधा आना चाहिए वो आपका आ जाता है। ये नहीं कि साहब नहीं आ रहा है तो एकदम से घुमा फिरा के फिर कोशिश, आप नहीं आता तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बना भी कर देते हैं। ये बहुत अच्छा आपका तरीका है। तो मैं उम्मीद सर करता हूँ। बाकी अभी, हाँ, अभी जैसे सर अगर वहाँ ऐसे, जैसे अभी सर लोगों ने पूछा मुझे कुछ क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो वहां अगर ऐसे 2-3 क्वेश्चन नहीं आए तो कोई ऐसा अरे सर नहीं, लोग ऐसा को- कुछ नहीं है, कोई इम्पैक्ट इशू नहीं पड़ेगा, बिल्कुल कोई ऐसा impact कोई वो नहीं है। है ना। पर ये तरीका और देखा बाकी, जाता है। हाँ जी सर, बाकी सर लोगों ने और आप सभी ने हमेशा इतना हाई मतलब इंटरव्यू लिया है कि मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर प्रश्न जाएगा। जितना भी मैंने 3-4 मॉक में अगर देखा है तो जी मुझे जी नहीं लगता है कि इससे मतलब इससे सरल हो सकता है, पर इससे कठिन तो नहीं होगा, क्योंकि आपने शायद सबसे हाई लेवल का ले लिया है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका बहुत अच्छा जाएगा और मैक्सिमम बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे आपको, क्योंकि जो आपका जो पर्सनालिटी है वो बहुत शानदार है। बहुत अच्छा। हाँ, चलिए थैंक यू बेस्ट सर, ऑफ लक, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल सर, थैंक यू। मैं आते से 8 तारीख को सबसे पहले आपको कॉल करती कैसा क्या। ठीक है, जी ऑल द सर, बेस्ट। थैंक यू सर। अच्छा, पहले भी दे चुकी है ये interview।